ओम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातबाजम न च भारकारी वै कृते वर्दे नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अवर शिकाराम इंस्टीट्यूट एंड आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी मिस आरूही शर्मा मैम which is presented in front of you बच्चा लोग, क्योंकि आप शिखाराम ने ये बात ठान ली है कि लेके चलेंगे आपको सफलता के रास्ते की ओर और पकड़ेंगे आपका हाथ तब तक जब तक मिलेगी नहीं आपको मंजिल। सो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ हमारा चैप्टर बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपका इंट्रो पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्यारा सा सफ़र और ओपन कर लेते हैं हमारी बायोलॉजी की क्वीन, हमारी प्यारी एनसीईआरटी। सो अपने सामने एनसीईआरटी की बुक्स हम खोल लेंगे और चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म निकाल लेंगे और साथ में रखेंगे हमारी रफ कॉपी। तो आ जाओ बच्चा लोग सभी पूरे जोश के साथ। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कोई मुझे बताएगा रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है, कोई मुझे बताएगा? रिप्रोडक्शन, अरे गोलू से पूछ लिया मैंने एक बार, गोलू बेटा रिप्रोडक्शन क्या है? बोलता रिप्रोडक्शन पता नहीं मैम पता नहीं। बस मैंने बोला तू गोलगप्पे खा, तू रहने दे, तेरे से कोई सवालात भी पूछना ना मतलब खुद कोई गोली से उड़ा देना। गोलू तो बस ऐसे ही, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे हमारी इस स्लाइड में। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा रिप्रोडक्शन में आपको ये चीज़ दिख रही है, री एंड प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलके बना है आपका, दो वर्ड से मिलके बना है आपका। ये देखो री एंड प्रोडक्शन, सबको दिख रही है ना ये दो वर्ड? सबको दिख रही है, हमारा गोलू को भी दिख रही है वैसे। ये आ गया आपका गोलू। कौन आ गया? गोलू, जिसको रिप्रोडक्शन ना दिखने के बजाय क्या दिख रहा है? उसको क्या दिख रहा है? चलो गोलू के सर पे दो बाल। गोलू को क्या दिख रहा है? गोलगप्पे। क्या दिख रहा है? गोलगप्पे, पानी पूरी दिख रही है। वेल आप सब गोलू की तरह पानी पूरी को ना देखते हुए चैप्टर को देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में बेटा दो वर्ड से मिलके बना है, री दिख रहा है आपको, RE, एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन। क्या दिख रहा है हमें? प्रोडक्शन। री का मतलब री का मतलब अगेन एंड अगेन। क्या मतलब है बेटा री का? अगेन एंड अगेन। एंड प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस एनीथिंग। क्या मतलब? टू प्रोड्यूस एनीथिंग। देखो रिप्रोडक्शन वर्ड्स को तोड़ेंगे हम, तोड़ना सिखाएंगी कौन? आरूही शर्मा मैम। कहाँ पे? शिकाराम के एप्लीकेशन पे। कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी सब्जेक्ट। रिप्रोडक्शन देखो बेटा, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलके बना है, री एंड प्रोडक्शन। री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब क्या? अगेन एंड अगेन। अगेन का मतलब बार बार। री का मतलब अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस एनीथिंग। प्रोड्यूस मतलब बनाना, किसी चीज़ को बनाना। क्या बन गया? इन दोनों को मिला के प्लस कर दो, इसको और इसको प्लस कर दो, क्या बन गया? टू प्रोड्यूस एनीथिंग अगेन एंड अगेन। किसी चीज़ को बार बार बनाना रिप्रोडक्शन कहा जाता है, राइट। एंड ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? लिविंग बीइंग्स। जितने भी पृथ्वी पे हमारे
जीव जंतु जो जीवित हैं, जिनमें जीवन है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट। हम आरूही शर्मा मैम को लिविंग और बीइंग कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। स्क्रीन पे बनाए गोलू को भी हम ऑर्गेनिज्म कह देंगे, पर हम अपने घरों पे लगे पंखे, मेरे हाथ में ये पेन और पीछे लगी स्क्रीन को हम लिविंग नहीं कहेंगे, इसलिए हम इसके लिए ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। बेटा याद रखेंगे, हमेशा ऑर्गेनिज्म वर्ड उसी के साथ यूज़ किया जाता है जिसे लिविंग कहते हैं, जिसके अंदर जीवन है। जैसे जो सांस ले रहा है, मेरी बात करो, मैं अभी लिविंग हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है। सो आपको समझ आ गया इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जो बार बार हो रही है, किन में हो रही है? ऑर्गेनिज्म में। क्या हो रही है? बार बार बना रहे हैं किसको? अपनी प्रजाति के जीव जंतुओं को। जैसे इंसान के बच्चे को जन्म देगा तो कुल बढ़ेगा, बच्चे ही नहीं होंगे तो कुल कैसे बढ़ेगा? कुल शानदार होता है अगर बच्चे मेहनत करें, दिल के साफ हो। किरदार जो है वो बच्चे बनाते हैं पूरे स्पीशीज़ का, पूरे आपके दादा दादी, उनका नाम चलता है अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो। अगर बुरा करोगे तब भी नाम चलेगा बेटा, पर वो कहाँ चलेगा? गलत कामों में, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ आ गया आपको? रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस एनीथिंग अगेन एंड अगेन, एंड ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे जीव जंतु, जीवित जीव जंतु, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना बेटा, आपको उसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं ये लाइफ स्पैन जो वर्ड है ये देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लाइफ स्पैन, जिसका मतलब क्या है? जीवन काल। तो द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। डेफिनेशन की बात करें तो मैंने बोला एक ऐसा समय काल जिसमें कोई जीव जंतु पैदा होगा और उसकी प्राकृतिक के नियम के अनुसार मौत होगी। उसके बीच उसने कितना जीवन व्यतीत किया, कितने साल तक व्यतीत किया, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन, जीवन काल कहेंगे। एम आई राइट? नेचुरल डेथ एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। नेचुरल डेथ इन द सेंस जब मैंने अपना लाइफ स्पैन जो प्रकृति के अनुसार, अगर इंसान का लाइफ स्पैन 100 साल है तो 100 साल पूरे जीने के बाद 105 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम 100 लेके चले, लाइक इतनी हमें गिवन है, तो उस अनुसार अगर डेथ हो जिसमें एक्सीडेंटल डेथ नहीं आती, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? लाइफ स्पैन क्या है? जीवन के बाद और मरने से पहले हमने कितना समय, कितने साल, कितने दिन, कितने घंटे गुजारे, उसे हम हमारा लाइफ स्पैन कहेंगे, ठीक है। इट कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 day टू मोर देन 400 years। ये वेरी करता है, मतलब डिफ़र करता है। क्या होता है कि लेस देन 1 day, एक दिन से कम भी कोई जीवित प्राणी रह सकता है। मतलब हो सकता है उसने जस्ट सुबह उसने जन्म लिया और उसके 2-3 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। मच्छर उड़ रहा था, मैंने पकड़ा, टच करके मारा और मर गया, तो मैंने क्या किया? उसकी एक्सीडेंटल डेथ करवाई। तो क्या मैं इसे नेचुरल डेथ कहूँगी या नहीं कहूँगी, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, राइट। वेल, इसका आंसर मैं ही बता दूँ तो बेटा ये क्या है? एक एक्सीडेंटल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं है। वही बात करें, हमारा एक प्राणी है जिसका नाम मे फ्लाई है, जो एक दिन में ही पैदा होती है और 24 घंटे के अंदर ही उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो वो उसका लाइफ स्पैन कितना है? सिर्फ 1 दिन का, ठीक है बेटा। तो नेचुरल डेथ प्रकृति ने उसकी क्या बताई है, दर्शित की है? सिर्फ 1 दिन की। तो हम उसको 1 दिन को ही क्या लेंगे? उसका लाइफ स्पैन मानेंगे। देन वही बात करें, कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो 400 साल तक जीवित रहेंगे पृथ्वी पे। उससे पहले हो सकता है लाइक
उसको उस प्राणी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तब उसका लाइफ स्पेन कवर नहीं हुआ। वही अगर वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए 400 साल जी लेता है, 399 भी हो सकता है, 405 भी हो सकता है, तो उसने अपना पूरा लाइफ स्पेन कवर किया, तो उसकी क्या हुई, नेचुरल डेथ हुई। ठीक है। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टिनिटी। हर एक जीवित प्राणी, प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, खुदा कहता है, श्री ग्रंथ साहिब कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ जो है निश्चय है। राइट, कहा गया है ना कि अगर तुम घमंड कर रहे हो किसी बात का, तो किस बात का घमंड कर रहे हो? तुम आए भी भगवान के अकॉर्डिंग थे और जाओगे भी भगवान के अकॉर्डिंग। तो तुम आए भी खाली हाथ थे, तुम जाओगे भी खाली हाथ, तो घमंड किस बात का करना। इसलिए भगवान ने बहुत सारे ऐसे हो सकता है सरकमस्टांसेस आपके सामने लाए होंगे, ऐसे केसेस आपके सामने ही, मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट आए होंगे कि आपको रियलाइज़ होगी ये बात कि मौत तो निश्चय है, पर उस मौत को ऐसा शानदार बना देना कि वहाँ चंद लोग ना आए आपको कंधा देने, पूरा संसार, पूरा विश्व आपको याद करे। वही मज़ेदार है आपकी लाइफ स्पैन, वही असल लाइफ स्पैन आपने जी। जब किसी इंसान ने पैसे ना कमा के इंसान को कमा लिया, तो उसने अपना जीवन बिता लिया अच्छे से। ठीक है ना बेटा। जैसे हमारे कौन, APJ अब्दुल कलाम की बात कर ले, पैसे को छोड़ के उन्होंने इंसान को कमाया, तो आज हम बहुत ही सम्मानित तरीके से उन्हें याद करते हैं। ठीक है बेटा, अपनी एक आइडेंटिटी ऐसी बनाओ जीवन में, और कुछ मिले ना मिले इंसानियत का धर्म ज़रूर हम निभाएं, और साथ ही साथ क्या करें, हम किसी ना किसी का भला ज़रूर करें। अगर भला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये मान के चले कि हम उसका बुरा भी ना करें, क्योंकि कबीर दास ही कहते हैं ना ये बात कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, पर हो सके तो अच्छा करो, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, बार बार मिलती नहीं, और ना बार बार आपको अपने मिलेंगे। अपनों को वक्त दो, अपनों के साथ रहो, खुश रहो, और पैसों की क्या बात है बेटा, खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही जाएंगे। बस भगवान की दया रहे, इतना ही मिले कि हम खुद की मदद भी कर पाएँ और दूसरों की मदद भी कर सके। फिर से अपने टॉपिक के पास आ जाते हैं। ठीक है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल No individual is immortal except single celled organism। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा प्राणी इमॉर्टल नहीं है, मतलब जो क्या है, अमर की बात कर ले। कोई भी ऐसा इंसान, प्राणी, किसी भी जीव जंतु की बात करे तो वो इमॉर्टल मतलब क्या, इमॉर्टल मतलब अमर। अरे मेरी तो मौत आ ही नहीं सकती, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, ऐसे कहने वाले भी आपको कवर के नीचे ही मिलेंगे। ठीक है। क्या राजा, क्या रंग, क्या फ़कीर, तीनों की कवरें धरती के अंदर ही बनेंगी। ना उसको राजे को सोने की कवर मिलेगी, ना भिखारी के पास से कुछ जाएगा। ठीक है। दोनों ने मिट्टी से बने थे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। घमंड मत करना बस किसी बात का। ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब बेटा क्या, कि अमर। जितने भी इंडिविजुअल धरती पे आए कोई भी अमर नहीं है, हर किसी ने मरना है, सिर्फ छोड़ के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेल्ड मतलब एक सेल से बना प्राणी। जैसे आप बात करें किसकी, एमीबा की। एमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। जब इसने ग्रोथ की, क्या की, ग्रोथ की, तो इसने क्या की, 2 डॉटर सेल्स बना दिए। क्या बना दिए, 2 डॉटर सेल। अपने आप को ही 2 में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि इसको क्या करनी थी, ग्रोथ करनी थी, और इसकी हो क्या गई, रिप्रोडक्शन हो गई।
क्या हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई। कर क्या रहा था एमीबा, ग्रोथ कर रहा था, और हो क्या गई, रिप्रोडक्शन हो गई। तो ये क्या हो गया, अमर हो गया, अपने को ही दो में बांट दिया। इसी तरीके से ये जो लाइन है ये आप समझ पा रहे हैं यहाँ से कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल अमर नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, क्योंकि वो अपने आप को ही विभाजित कर लेते हैं दो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, करनी उनको ग्रोथ हो करनी उन्हें ग्रोथ होती है, पर हो जाती है उनसे रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन इज 60 to 70 ईयर्स। इंसान का जो जीवन काल है वो 60 से 70 साल तक कहा गया है, पर हम अपनी NCERT की बुक्स में ये पाएंगे कि इंसान का जीवन काल 100 साल कहीं ना कहीं था, जो अब चेंज होके क्या हम पढ़ रहे हैं 60 to 70 ईयर। पहले की NCERT में आपको 100 साल दिखेगा, पर अभी आपको कुछ बुक्स में 60 to 70 ईयर ये चेंज दिखेगा। ये चेंज अगर हम नोट डाउन करें तो ये चेंज क्यों हुआ, पहले इंसान का जो लाइफस्टाइल कल्चर था वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ बहुत घुल मिला था। इस तरीके से था कि हम अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे थे, हमें जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम फील्ड वर्क ज़्यादा करते थे, और हम ग्रेन्स वो वाले हैवी ग्रेन्स लेते थे, लाइक बाजरा, ज्वार, इसकी रोटी लेते थे और अच्छे से वो डाइजेस्ट भी होती थी। पर आजकल ये जो हमारे गोलू साहब हैं ना, हमारे घर के सरताज, मेरा भी ये जो गोलू है, ये जो कालिया उस्ताद, इसका जो पेट है ना, इसके अंदर जलेबियाँ हैं। क्या है, जलेबियाँ, और क्या है, बर्गर भी है। ठीक है, और पानी पूरी भी है। भैया थोड़ा तीखा डालना पानी पूरी में। ये सब खा लिया इसने, चॉकलेट भी खा लेता कभी कभार। और घर पे मम्मी क्या खिलाती है, गोलू बाहर से कुछ खा के आया है, कालिया बाहर से क्या खा के आया, कुछ भी नहीं खाया, और घर जाके क्या बोलेगा, नाटक करेगा, अरे बड़ी बहुत भूख लगी है, और फिर जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाएगी इसकी मम्मी। क्या, आलू के परांठे। क्या खिलाएगी, आलू के परांठे। तो गोलू के पेट में क्या, कितना स्टफ है, ये सब जो है मैदा, खासकर जो मैदा है बेटा, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत कमज़ोर बनाता है और आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो। तो अगर आपको बूढ़े नहीं होना है तो आपको अपनी डाइट को सुधारना पड़ेगा। आपको ज़्यादा सैलेड लेना है अपनी डाइट में, प्लस उसके साथ व्हीट की रोटी की बजाय कोशिश करो बाजरा, ज्वार की रोटी लो। इससे आपके रेड ब्लड सेल्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है शरीर में, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है कार्ब्स की, प्रोटीन की, ठीक है, फैट्स के, विटामिन्स की, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होती है बॉडी में। कोशिश करो बाहर का जंक फूड टोटली अवॉइड करो, घर की बनी स्पेशल दाल चावल खा लो आराम से यार, ज्वार की रोटी खा लो, दलिया खा लो, बहुत पौष्टिक आहार है हमारे भारत की फसलों से हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ फॉलो कर रहे हैं, और हमारे इंडियंस क्या फॉलो कर रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, स्पैगेटीज, नूडल्स एंड पानी पूरी तो पहले से चलती आ रही है, उसको तो साथ ही देंगे, क्योंकि हमारा गोलू नाराज़ हो जाएगा फिर कि मेरे पानी पूरी की बेइज्जती करती। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा आप घर का बनाया बहुत अच्छा से, जो घर का शुद्ध खाना, जो जिसे बोलते हैं अनहाइजीन, जो आप बाहर खाते हो ना अनहाइजीनिक फूड, उससे अच्छा घर का बनाया हुआ खाना खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, टेस्टी खाओ, घी खा लो, वो सब आपको कहीं ना कहीं मसल बिल्ड करेंगे बहुत अच्छे से। पीनट आप खा सकते हो, 1 बाउल पीनट, जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देगी। सिर्फ 1 बाउल पीनट विद ग्राम, राइट, रोस्टेड ग्राम। ठीक है, तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मम्मा के साथ थोड़ी बहुत हेल्प घर पे ही करवा देंगे, और पापा के साथ भी, तो जिम जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेली एक्सरसाइज एंड योगा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर रेगुलर हेल्थ। ओके, एंड एग्जाम्पल, लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन इज 60 to 70 ईयर। पहले आपके दादी दादू खेतों का काम ज़्यादा करते थे, पर अब क्या हो रहा है, अब हम लोग सुबह उठते ही मिल जाती है चाय के साथ बिस्किट, और दोपहर को हम चले जाते हैं मस्त लॉन्ग ड्राइव पे और खाते हैं पिज्ज़ा, खमन और दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा को छोड़ देते हैं, वो तो हेल्दी है कहीं ना कहीं। खा लेते हैं क्या, स्पैगेटीज, पिज्ज़ा, बर्गर और मैगी। खासकर आजकल मैगी बहुत खाते हैं बच्चे, बात बात पे मम्मा मैगी डाल देना टिफ़िन में। ये सब दोपहर को खा लिया, रात को जो मिले आंडे पेट के अंदर, ठीक है, घुल मिला के पेट क्या करता है यार, बस यार बस, मुझे मरना है इनसे यार, मेरे को मार दो मुझे,
बस ये कहता है कौन? आपका पेट कहता है। ठीक है, क्या कहता है? आपका पेट कहता है मुझे बस यार बख्श दे, मुझे बख्श दे कालिया, बख्श दे मुझे, बस कर, मत खा, घर का खाना खा ले, दलिया खा ले यार। ठीक है, तो इस कंडीशन को ना आने के लिए आपको क्या करना है? सुबह उठ के स्पेशली 4 बजे, जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ है उनको ये रूटीन फॉलो करनी है कि 5 बजे उठ जाना उन लोगों को, और डेली उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना है, योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, देन भगवान का नाम लेके शुरुआत करने अपने दिन को विथ प्रॉपर एजुकेशन। और कोशिश करें घर की जो फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स लिए, आप घर का वेजिटेरियन लाइफ जिए अच्छे से। ठीक है, ओके। तो टॉपिक की बात करें, यहाँ पर आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के। लाइक ये देख रहे हो आप मे फ्लाई, जिसका लाइफ स्पैन, मे फ्लाई ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये आपकी मे फ्लाई है। ये सिर्फ 1 दिन तक जीवन काल है इसका, 1 दिन का जीवन काल है। 1 दिन ही जीती है और उसी दिन मरती है, 1 दिन में जन्म लेती है और उसी दिन मर जाती है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते तक इसका क्या है? जीवन काल है। इंसान का भाई 100 वाला क्रॉस करो, 60 से 70 अगर ये चाहिए तो जैसे मैंने बताया वो रूटीन फॉलो करो। ठीक है, पैरट की बात करें 140 साल। ठीक है बेटा, बनियन ट्री की बात करें तो 200 ईयर्स, राइट। बनियन ट्री आपको दिख रहा है, ये बनाना ट्री का लाइफ स्पैन कितना है? 25 ईयर। लिख दो यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। 25 ईयर्स तक आपका बनियन ट्री का, 200 ईयर्स। और ये आपका पैरट, ये जितने शानदार इसके पंख है ना, ईश्वर ने बनाए हैं उड़ने के लिए, तो इन्हें उड़ने दें। अगर पेट लवर हो ना तो इनको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, इनके विंग्स मत काटो। ठीक है बेटा। Then moving to the next slide, can you see here is our गोलू, माई स्वीटेस्ट प्यारा गोलू का बचपन का फ़ोटो मुझे मिल गया। मुझे पूछेगा यार आपने मेरे बचपन का फ़ोटो भी अपलोड कर दिया, पहले आप मुझे बदनाम कर रहे थे कि मैं गोलगप्पे खाता हूँ, अब मेरे बचपन का फ़ोटो लगा दिया। वेल बताना मत आप सब गोलू को। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल जीवित प्रोसेस है, जीवित प्रक्रिया है, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन? बच्चे, किड्स, हमारा गोलू। ठीक है, हमारा गोलू बच्चा। ऑफस्प्रिंग कौन? बच्चे। ठीक है, सिमिलर टू देम। गोलू किससे सिमिलर है? गोलू अपनी मम्मा से सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर मतलब उसके तरह दिखना। जैसे इंसान का बच्चा इंसान पे जाएगा, डॉगी का बच्चा डॉगी पे जाएगा, पप्पी अपने डॉगी पे ही जाएगा, बड़ा होकर वो डॉगी बनेगा। ऐसा तो नहीं है किसी के घर पे किसी ने डॉगी रखा और पहले उसके 4 टांगे थी, जैसे उसने ग्रोथ की, देखा 6-7 साल के बाद इंसान की तरह सीधे खड़े के बोल रहा है स्कूल भेजो मुझे भी जाना पढ़ने। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ, ऐसा तो नहीं है ना। वेल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये हैन है, एग ले कर रही है, बाद में ये एग में से हैच होगा एग और निकलेंगे इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे चिक्कू। ठीक है, जिनको कलर करके मार्केट में बेच रहे हैं वो सब अवॉइड करें। आप उनकी सुंदरता के अनुसार उनको मत खरीदें, उनकी माँ के साथ उनको रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक ऐसी जिंदा प्रक्रिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हमारे जीवित प्राणी हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं जो उनकी तरह दिखते हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बच्चों को जन्म क्यों देना ज़रूरी है? क्या होगा अगर हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे? क्या प्रकृति का कोई नियम टूट जाएगा या प्रकृति पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, एटम बम फूट जाएगा? क्या होगा? बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा कुल रुक जाएगा। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हमारी पृथ्वी से, रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, मेटिंग नहीं हुई होगी और बच्चे न्यू जो स्पीशीज़ है वो नहीं आई होगी, जिसकी वजह से पुराने स्पीशीज़ ने अपना लाइफ स्पेन पूरा कवर करके अपने बच्चों को जन्म ना दिया हो और उनकी जो स्पीशीज़ है वो धरती से हट गई। तो इसलिए हम क्या करें, अपने कुल को बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ताकि आपके दादा दादी का नाम चलता रहे। तो दादा दादी बोलते हैं घर पे क्या चाहिए? पोता चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, घर पे बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारे बेटे और हमारी बेटियां दोनों एक समान है, एक बराबर हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को अपना कुल रोशन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो इसके लिए आपको बहुत शिद्दत से हार्डवर्क करना होगा। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको जिनके सर किताबों में झुके हो ना, उनके सर हमेशा आसमान में लहराते हैं। जिनके सर किताबों में झुके हों उनके सर आसमान में लहराते हैं। तो वो सर हमेशा फ़क्र के साथ आपका उठा रहे और ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बना रहे। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है बेटा। अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि यही एज है आपकी पढ़ने की, ग्रो करने की। और आरोही मैम के साथ बायोलॉजी पढ़ने की। गोलू को भी साथ में ले लेते हैं। ये देख लो आपका गोलू। चलो इसको गोलगप्पा खिला दो। चलो खुश हो गया आप, ठीक है। ऐसे तो परेशान है। ऑफस्प्रिंग बच्चे, ठीक है बेटा, सबको समझ आया। नीड फॉर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा क्या ज़रूरी क्यों है रिप्रोडक्शन, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। कॉन्टिन्यूटी मतलब हमारी स्पीशीज जो है धरती पर बने रहे, जैसे इंसान की प्रजाति धरती पर सदैव रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चों को जन्म दे रहे हैं ताकि इंसान की प्रजाति जनरेशन बाय जनरेशन हमारी धरती पे विराजमान रहे। दूसरा, इट कीप्स ऑर्गेनिज्म ऑल टाइप फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट। यही मैंने बताया, जैसे डायनासोर कहीं ना कहीं अब दिखते ही नहीं है ही नहीं अब पृथ्वी पे। ऐसा कोई केस ना हो कि कोई प्रजाति पृथ्वी पे ना रहे, इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने क्या दिया है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इंसानों को एक गिफ्ट में दी है ताकि वो अपने बच्चों को जन्म दे सके और अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर सके। रिप्रोडक्शन हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे पॉपुलेशन इन द सेंस कि हम दो हमारे दो, ये नहीं हम दो हमारे 12 हमारे 17, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम दो हमारे 2 होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में कम मात्रा में ही भोजन उपलब्ध है। तो कहीं ऐसा ना हो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो मेरा सभी से, मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे पे नहीं जा रही, किसी रिलीजन पे नहीं जा रही, मैं किसी को अगर बुरा लगा हो मेरी वर्डिंग से तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। बट मेरा मेन मोटो इंसानियत के तौर पे ये कहना है कि हम दो हमारे दो, ताकि दोनों बच्चों को आप प्रॉपर ध्यान रख सके, उनको उनका जो हक है वो मिल सके। इसलिए अगर 2 बच्चे होंगे, इनफ कम होंगे, आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, ज़्यादा प्यार उन्हें मिलेगा और पृथ्वी पे भी एक होता है ना लेवल मेंटेन रहेगा इंसानों का। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कौन करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज। जो स्पीशीज का नंबर है वो बढ़ेगा। जैसे मम्मा पापा मिले और घर पे जैसे मम्मी पापा दादा दादू चाचा चाची, ठीक है, मम्मी पापा दादा दादू चाचा चाची, कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6। फिर आगे हमारे गोलू आ गया और आगे गोलू की बहन चोमू, गोलू का भाई चोमू, गोलू और चोमू आ गए, ठीक है। कितने हो गए अब, गोलू हमारा गोलू, मम्मा कौन कौन थे घर पे कौन कौन थे, मम्मा पापा दादा दादू चाचा चाचू चाची, ठीक है, ये सब घर पे मेंबर्स थे। मम्मा पापा के बाद कौन आए, गोलू आए और चोमू आया, ठीक है। और चाचा चाचू के थ्रू कौन आए, चुटकी आई और भीम आए। अब घर पे फैमिली में कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर। क्या हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, घर के सदस्य बढ़ गए। अब बहू 10 किलो वाली आटे की गुत्थी मत लाना, गोलू तो बहुत खाना खाता है, तो कितनी लाना, 25 किलो की ले आना, गोलू को प्रॉपर न्यूट्रिशन हमने देनी है, ठीक है। वैसे गोलू तो बाहर गोलगप्पे खा लेता है, पर पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। मम्मा पापा दादा दादू चाचा चाची, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 इंसान थे पहले। बाद में क्या हुई, जनरेशन बढ़ी, हमारा कुल बढ़ा, तो कितने हो गए, 10 इंसान हो गए हमारे परिवार में। इस तरीके से क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ हमारे परिवार की बात है, ऐसे हर घर में चलता है, हर प्राणियों में ये बात होती है और उनका कुल बढ़ता है, स्पीशीज बढ़ती है। और स्पीशीज किसकी बढ़ेगी, इकोसिस्टम की बढ़ेगी हमारे, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड हैंस क्रिटिकल टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है भाई, चेंजेस इन द सेंस हमारे पूर्वज कौन थे। कई बोलेंगे मुझे मैम हमारे पूर्वज बंदर थे, हाँ तुम्हारे पूर्वज अगर बंदर थे तो तुम्हारी पूंछ कहाँ है भाई, ठीक है।
तो ये बात सच है, हमारे पूर्वज बंदर थे, एप्स जिन्हें हम कहते हैं। क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई, चेंजेस आए, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से मेंडेलियन चैप्टर जो होगा उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इस बारे में। चेंजेस जो आए, लिविंग बींग्स ने जो चेंजेस लाए और इकोसिस्टम में चेंजेस आए, जिससे एक न्यू स्पीशीज, हमारी जीन्स में जो चेंजेस आई, न्यू स्पीशीज बना, वो क्या हुई, हमारी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुई, एवोल्यूशन हुई, ठीक है। तो कौन करवा रही है, रिप्रोडक्शन करवा रही है। जैसे सपोज करो आरूही मैम इज़ फ्रॉम कश्मीर एंड शी वेंट टू इंदौर एंड मैरिड इन इंदौर। आरूही मैम कश्मीर की थी, वहाँ पर आरूही मैम यहाँ पर इंदौर में आई, यहीं पर आरूही मैम की शादी हो गई, जो भी हुआ। आरूही मैम को गर्मी यहाँ पर बेयर नहीं होती, बट आरूही मैम के जो आगे वाले जनरेशन है उनको क्या ये क्लाइमेट कर जाएगा, सूट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हुई, उनके जीन्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई। क्या हुई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उनके जीन्स को लगी ये बात कि हम अडॉप्ट कर पाएंगे इस इन्वायरमेंट को, तो वो ईजिली यहाँ पर सर्वाइव कर लेंगे। बट आरूही मैम को क्या होगा, गर्मी में बहुत गर्मी है यार, एसी लगा दो बस, मुझे मेरे कश्मीर भेज दो मुझे कश्मीर, ठीक है, ये सब होगा। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन क्रिएट्स अ न्यू जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल, लीड्स टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मतलब जैसे आप जो आपके पापा के जीन्स है और मम्मा के जीन्स है, आपके जीन्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिनल के कंपैरिजन, लाइक आपके मम्मा पापा के जो जीन्स थे बेटा, आपके जो जीन्स होंगे उनमें कुछ जो परसेंट है वो डिफर करेंगे, ठीक है, तभी तो न्यू स्पीशीज बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मम्मा की डिक्टो कॉपी बेटी होती है, नहीं ना। अगर मेरी मम्मा की आइज़ ब्लैक है और मेरी अगर ग्रीन हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्या हुई, मेरे अंदर क्या हुई बेटा, मेरे अंदर क्या हुई बेटा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये, आगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई, ठीक है, पूरा जीन कॉन्सेप्ट हमारा उसमें आ जाता है, ठीक है। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिन लीड्स टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी, हमारे अंदर क्या हुई, जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई, ठीक है। तभी तो हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते भी हैं पर उनसे कहीं ना कहीं अलग भी होते हैं, हमारे फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग भी। लाइक आपकी मम्मा की हाइट भी बड़ी हो सकती है और पापा की, पर आपकी हो सकती है हाइट छोटी हो। आपकी मम्मा का नोज़ पतला हो सकता है, पापा का भी पतला हो सकता है, आपका मोटा हो। तो ये क्या हुई, हमारे जीन्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन हुई, और वेरिएशन ज़रूरी भी है, वरना फोटोकॉपी खड़ी हो जाएंगी पूरे धरती पे और पहचान नहीं पाओगे हमारा गोलू कौन और आरूही मैम कौन, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने पढ़ा था क्या, जल्द से क्विक रिवीजन करेंगे। क्या, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस एनीथिंग, एंड ऑर्गेनिज्म व्हाट, ऑर्गेनिज्म इज लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग बीइंग है, हमारा जीवित प्राणी है, ठीक है। और वही मैंने बताया था रिप्रोडक्शन क्या है, पीरियड, और उसमें हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन क्या है। लाइफ स्पैन हमारा है बर्थ और नेचुरल डेथ का जीवन काल। बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो जीवन काल है उसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। वो वेरी करता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, हो सकता है वो एक दिन का भी हो सकता है 400 साल का भी हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ा, कोई भी प्राणी पृथ्वी पे विराजमान है उसने मरना ही मरना है, ठीक है। ये बात सत्य है, इसको आप भी अपना लें और घमंड को त्याग दें, ठीक है बेटा। जितने भी प्राणी पृथ्वी पर विराजमान में हैं उन सब ने मरना ही मरना है, ने ये है निश्चय है, सिवाय किसे छोड़ के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रोथ के टाइम पे ही रिप्रोडक्शन हो जाती है और अपने आप को ही विभाजित कर लेता है दो अन्य प्राणियों में। जैसे एमीबा का केस मैंने बताया, इसने रिप्रोडक्शन करनी थी, ग्रोथ हो गई, इससे रिप्रोडक्शन बन गए दो डॉटर एमीबा, क्या बन गए, डॉटर सेल्ड अमीबा, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। जैसे इंसान का 60 से 70 साल, फिर उसके बाद लाइफ स्पेन, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी हमने, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन की, ये आपको दिख रहे हैं। स्पेशली हमारा कालिया, जिस कालिया उस्ताद ने आज डोलू बोलू से टी शर्ट छीन के यहाँ पर पहन ली है। पहले तो बेचारे के पास सिर्फ एक पैंट थी, पर आज शायद उसको लग रहा था आरूही मैम की क्लास में जाना है, तो गोलू अपनी टी शर्ट दे दे, बोला नहीं दूंगा, छीन के ले आया, ठीक है। तो इस पे मत जाना, वैसे स्कूल वही यही बता रहा है, भाई पढ़ लो तुम लोग भी, मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने, ठीक है।
देन आपको हमारा गोलू दिख रहा है जिसके मुंह में मैंने गोलगप्पा डाला है, इसको आप भूल ही जाओ, ये तो हर टाइम हमारे साथ ही रहेगा। क्या बोला है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक ऐसी जीवित प्रक्रिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी तरह दिखते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मा की तरह दिखती हूँ, आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, वो चीज़। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, नीड्स फॉर रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो बेटा याद रखेंगे हम क्या, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, कि हमारे जो कुल है उसको बढ़ा रही है, इंसान के कुल को बढ़ा रही है, जो डॉग है वो अपने कुल को बढ़ा रहे हैं, प्लांट्स जो है अपने कुल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ करने के लिए। दूसरा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है हमारे इकोसिस्टम में। तीसरा क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से एवोल्यूशन हो रही है। देन उसके बाद क्या, जीन्स में जब कुछ चेंजेस आती है तो क्या हो रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रही है। आई होप यहाँ तक जो हमने ये हमारा चैप्टर पढ़ा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वेल, अगर आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप सभी ने लाइक करना है और बताना है आरूही मैम को कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। वेल, जुड़े रहे हमारे साथ शिखाराम इंस्टीट्यूट के इस एप्लीकेशन पे। और अगर आपको आरूही मैम का ये कोर्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है बेटा, वहाँ पर जाके आप ये मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। वेल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने अपने घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बच्चा लोग।